नियोजित कार्य प्रक्रिया के चरण या नियोजित कार्य प्रक्रिया के कदम या नियोजित कार्य प्रक्रिया की क्या है, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। नियोजित कार्य प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। नियोजित कार्य प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन प्लान्ड परचेज प्रोसेस। सामग्री की नियोजित कार्य प्रक्रिया के में सामान्यतः कुछ चरण होते हैं। वो चरण इस प्रकार है। पहला, सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण। दूसरा, आपूर्तिकर्ताओं का चयन। तीसरा, मूल्य में शर्तों का निर्धारण। और चौथा, कार्यादेश देना। और पांचवा, आदेश प्राप्ति की सूचना। और छठा, कार्यादेश का अनुवर्तन। और सातवां, सामग्री प्राप्ति एवं निरीक्षण। और आठवां, बीजक की जांच एवं भुगतान। और नौवां, अभिलेख रखना। और 10वां, आपूर्तिकर्ताओं से संबंध बनाए रखना। और 11वां, आपूर्तिकर्ताओं से संबंध बनाए रखकर उनसे माल क्रय करते रहना। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। पहला, सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर मटेरियल्स। क्रय प्रक्रिया के प्रथम चरण में क्रय विभाग क्रय की जाने वाली सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करता है। सामग्री की आवश्यकता को निर्धारित करते समय सामग्री के परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही पहलू विचार किया जाता है कि कितनी मात्रा में माल चाहिए और कितनी क्वालिटी का एक किस्म का माल चाहिए। इन दोनों के बारे में चर्चा की जाती है, उनका अध्ययन विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जब इस सामग्री के परिमाण या मात्रा को निर्धारित करने के दो प्रमुख घटक है। पहला, विभागीय मांग पत्र रिक्वाइजेशन, कौन सी विभाग में क्या डिमांड है। दूसरा, सामग्री सूची, बिल ऑफ मटेरियल्स। जब किसी विभाग को अपने उपयोग हेतु किसी भी सामग्री की आवश्यकता हो पड़ती है तो वह सामग्री या स्कंद विभाग को मांग पत्र भेजता है। इस पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। सामग्री स्कंद विभाग में जो सामग्री का स्टॉक पुनः आदेश देने के स्तर रीऑर्डर लेवल पर आ जाता है तो सामग्री या स्कंद विभाग क्रय विभाग को सामग्री का मांग पत्र भेज देता है। ये उल्लेखनीय है कि मांग पत्र के द्वारा प्राय सामान्य प्रकार एवं दैनिक उपयोग की सामग्री यथा परिचालन, आपूर्ति, सामान्य कच्चा माल आदि ही मांगी जाती है। इन मांग पत्रों के आधार पर सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सकता है। सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने का दूसरा आधार है सामग्री सूची, बिल्स ऑफ मटेरियल्स। सामग्री सूची वह सूची है जिसमें किसी विशेष प्रकार के उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण होता है। ऐसी सूची प्राय इकाई या जॉब उत्पादन प्रणाली में उत्पादन करने पर बनाई जाती है। ये सूची उत्पादन करते समय ही बना ली जाती है। सूची में प्राय कीमती सामग्री जैसे यंत्र, उपकरण, महंगे कच्चे माल आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस सूची की सामग्री में प्राय भारी राशि खर्च होती है, अतः इसके क्रय का आदेश उच्चाधिकारियों द्वारा ही दिया जाता है। सामग्री की परिमाणात्मक आवश्यकता का निर्धारण इन दोनों के आधार पर कर लिया जाता है और सामग्री की गुणात्मक आवश्यकता का निर्धारण विशेषज्ञ राय से ही होता है। सामग्री की क्रय करने से पूर्व ही प्राय विशेषज्ञ से राय ले ली जाती है। कई बार आपूर्तिकर्ताओं की मूल्य सूची में परिमाप एवं किस्म की जानकारी होती है। उनके आधार पर भी सामग्री के गुणात्मक स्तर को निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा चरण है आपूर्तिकर्ताओं का चयन, सेलेक्टिंग द सप्लायर। सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के बाद क्रय विभाग को आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना पड़ता है कि किस आपूर्तिकर्ता से, सप्लायर से हमको माल खरीदना है। आपूर्तिकर्ता का चयन करने के लिए क्रय विभाग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। आपूर्तिकर्ता की खोज करना, सूची बनाना, आपूर्तिकर्ताओं की छटनी करना, शॉर्ट लिस्टिंग करना, आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना। आपूर्तिकर्ताओं की खोज करने का काम क्रय विभाग को निरंतर करना पड़ता है। व्यापारिक निर्देशिकाओं, विज्ञापनों, टेंडर सूचनाओं, प्रत्यक्ष पत्राचार, अन्य व्यापारियों, आपूर्तिकर्ताओं के आने वाले विक्रयकर्ताओं, व्यापारिक मेलों, प्रदर्शनियों आदि से आपूर्तिकर्ताओं की खोज की जाती है। प्रत्येक संस्था इन या ऐसे ही स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की सूची बनाती है। क्रय विभाग इन आपूर्तिकर्ताओं में से कुछ आपूर्तिकर्ताओं को अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार छटनी कर लेता है
फिर इनसे संपर्क करके इनके मूल्य आपूर्ति की शर्तों का तुलनात्मक अध्ययन करके किसी भी एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं के चयन की कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, किंतु उद्देश्य यथासंभव श्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता का चयन करना होना चाहिए। श्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय निम्नलिखित बात को ध्यान में रखना चाहिए। पहली, वह सही किस्म, परिमाप एवं विशिष्ट विवरणों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। वह यथासमय आवश्यकता अनुसार सामग्री आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। वह ईमानदार हो एवं व्यावसायिक नीति मूल्य विश्वास रखता हो। वह विश्वसनीय एवं दीर्घकालीन व्यापारिक संबंधों को बनाने में रुचि रखता हो। उसके मूल्य उचित हो। उसकी नीतियाँ प्रगतिशील हो तथा उसका व्यवसाय के तकनीकी व अन्य प्रकार के विकास में विश्वास हो। इस आधार पर आपूर्तिकर्ता का चयन किया जाता है। तीसरा चरण है मूल्य तथा शर्तों का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ प्राइस एंड कंडीशंस। क्रय प्रक्रिया में अगला कदम है क्रय मूल्य तथा क्रय की शर्तों का निर्धारण करना। मूल्य निर्धारण करने के लिए आपूर्तिकर्ता की मूल्य सूची कैटलॉग के आधार पर माना जाता है। क्रय विभाग उनको देखकर मूल्यों की वर्तमान स्थिति को ज्ञात करता है। तत्पश्चात उन मूल्यों पर बातचीत से कुछ समझौते किए जाते हैं। इसी बातचीत के दौरान बट्टा, सुपुर्दगी एवं भुगतान आदि शर्तें भी निर्धारित की जाती है, किंतु इन सभी में क्रेता की आर्थिक स्थिति एवं क्रय क्षमता का भारी प्रभाव पड़ता है। चौथा चरण है क्रय आदेश देना, प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर। आपूर्तिकर्ता से क्रय संबंधी सभी बातें तय हो जाने के बाद क्रय आदेश दिया जाता है। सामान्यतः क्रय आदेश देने के लिए निर्धारित आदेश का प्रारूप होता है। उसमें आदेश सामग्री का संपूर्ण विवरण एवं मात्रा का उल्लेख होता है। वर्तमान गतिशील तकनीकी युग में क्रयादेश टेलीफोन या फैक्स द्वारा ही भेज दिए जाते हैं। टेलीफोन पर दिए गए आदेश की पुष्टि के लिए प्रायः लिखित आदेश भी भेज दिया जाता है। उसके लिए कन्फर्मेशन मिल जाता है कि माल का आदेश मिला या नहीं मिला। उसके आधार पर पता रहता है कि उनको आदेशित माल का ऑर्डर मिल चुका है। पांचवा चरण है आदेश प्राप्ति की सूचना, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। सामान्यतः आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आदेश प्राप्ति सूचना नहीं दी जाती है, किंतु कुछ संस्थाएं, विशेषकर सरकारी संस्थाएं, आपूर्तिकर्ता से आदेश प्राप्ति सूचना की अपेक्षा करती है। इस सूचना से आपूर्तिकर्ता आदेशानुसार यथासमय माल भेजने को वचनबद्ध हो जाता है। छठा चरण है क्रय आदेश का अनुवर्तन, फॉलो अप ऑफ द ऑर्डर। क्रय प्रक्रिया सफल तभी होती है जबकि सही समय पर एवं स्थान पर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हो। केवल सामग्री का क्रयादेश देने मात्र में से ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए क्रयादेश का अनुवर्तन करना पड़ता है ताकि क्रयादेश का यथासमय पालन करवाया जा सके। क्रयादेश का अनुवर्तन करने के उद्देश्य से सभी क्रयादेशों के विवरण को एक रजिस्टर में लिख लिया जाता है। इसमें प्राय अनेक खाने बने होते हैं जिनमें प्राय निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है: क्रम संख्या, क्रयादेश संख्या एवं तिथि, क्रयादेश की राशि, आपूर्तिकर्ता का नाम, संभावित सुपुर्दगी तिथि, आयातित माल की दशा में आया लाइसेंस क्रमांक, साख पत्र की तिथि एवं क्रमांक, आदेश प्राप्ति की सूचना की तिथि, समन पत्र भेजने की तिथि, सुपुर्दगी की स्थिति, भुगतान आदि बातों का उल्लेख होता है। क्रय अधिकारी इस रजिस्टर को देखकर क्रयादेश की स्थिति को ज्ञात कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह आपूर्तिकर्ता को टेलीफोन, फैक्स या पत्र से आदेश का श्रवण करवाता है। श्रवण प्रस्तावित सुपुर्दगी तिथि से कितने दिनों पूर्व करवाना चाहिए, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः विदेशी आपूर्तिकर्ता की दशा में आपूर्ति तिथि से कुछ सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह पूर्व श्रवण करा देना चाहिए। स्थानीय आपूर्तिकर्ता की दशा में कुछ दिनों या 10-15 दिन में पूर्व श्रवण कराना भी पर्याप्त हो सकता है। श्रवण कराना इसलिए जरूरी है ताकि माल समय पर उपलब्ध हो जाए। श्रवण कराने के समय का निर्धारण करते समय सामग्री की मात्रा तथा भौगोलिक दूरी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अनुवर्तन करने से आपूर्तिकर्ता की समस्याओं की जानकारी हो जाती है। ऐसे में कभी कभी आपूर्ति तिथि को बढ़ाने पर विचार किया जाता है। कभी कभी आदेश को निरस्त भी करना पड़ जाता है यदि आपूर्तिकर्ता सामग्री की यथासमय आपूर्ति करने में असहाय हो जाता है। अब सातवां चरण है सामग्री की प्राप्ति एवं निरीक्षण, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स। गंतव्य स्थान पर सामग्री पूछ जाने पर क्रय विभाग सामग्री को प्राप्त करने तथा उसके निरीक्षण की व्यवस्था करता है।
सामग्री के पूछने पर उसके उतरवाने की व्यवस्था की जाती है, अनलोडिंग की जाती है। इसी के साथ प्राप्त सामग्री का क्रियादेश से मिलान किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि प्राप्त सामग्री मात्रा, किस्म, परिमाप आदि आदेश से मेल खाती है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त सामग्री सुरक्षित अवस्था में पहुंच गई है अथवा नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। सामग्री में तोड़फोड़ तो नहीं हुई। यदि प्राप्त सामग्री में कोई विसंगति या कमी पाई जाती है या कोई टूट फूट नजर आती है तो इसकी सूचना क्रय प्रबंधक को दे दी जाती है। क्रय प्रबंधक आपूर्तिकर्ता को सूचित करता है। कभी कभी प्राप्त सामग्री की प्रयोगशाला में व्यापक जांच की आवश्यकता भी पड़ती है। ऐसी दशा में प्राप्त सामग्री में से नमूना निकालकर जांच हेतु भेज दिया जाता है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर माल स्वीकार या स्वीकार करने का निर्णय किया जाता है। सामग्री की प्राप्ति और जांच के बाद सामग्री प्राप्ति का नोट, मेटेरियल रिसीव्ड नोट तैयार किया जाता है। इस नोट की एक एक प्रति भंडार या स्कंद विभाग को तथा लेखा विभाग को भी भेज दी जाती है। अब 8वां चरण है बीजे की जांच एवं भुगतान, चेकिंग द इनवॉइस एंड पेमेंट। सामग्री की आदेशानुसार एवं सुरक्षित प्राप्ति के बाद बीजक की जांच की जाती है। जो बिल आता है उसकी जांच की जाती है। इस हेतु सबसे पहले बीजक का क्रियादेश से मिलान किया जाता है तथा प्रत्येक मत की तुलना की जाती है। तत्पश्चात सामग्री के मूल्य एवं राशि की जांच में की जाती है। अंत में बीजक के योग की जांच करके बीजक को अनुमोदित कर दिया जाता है। अनुमोदित बीजक को लेखा शाखा में भेज दिया जाता है। यह विभाग आवश्यक प्रविष्टियों के बाद भुगतान की व्यवस्था कर देता है। कौन सा विभाग? लेखा विभाग। 9वां है अभिलेख रखना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रत्येक संस्था में कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है। इस कार्य सफलता में अभिलेखों का बड़ा महत्व है। अतः सभी क्रियादेशों, बीजक, माल प्राप्ति नोट आदि के अभिलेख भावी संदर्भ के लिए रखे जाते हैं। जब कभी भी भविष्य में सामग्री खरीदनी होती है, इन अभिलेखों का संदर्भ देकर आदेश दिया जा सकता है। इन अभिलेखों से अच्छे आपूर्तिकर्ताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। आपूर्तिकर्ताओं से संबंध बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन विद सप्लायर्स। लास्ट में क्या होता है? आपूर्तिकर्ताओं से संबंध बनाए रखना। चूंकि क्रय कार्य निरंतर चलता रहता है, अतः आपूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध बनाए रखना भी आवश्यक है। अच्छे संबंध होने पर ही आपसी विश्वास बढ़ता है तथा परस्पर सम्मान होता है, जो क्रेता विक्रेता दोनों के लिए लाभदायी होता है। इसी से दोनों की व्यवसायिक क्षेत्र में ख्याति बनती है। अच्छे संबंध होने से भावी कार्य सरल एवं अनौपचारिक हो जाता है। फलतः आपूर्ति शीघ्र एवं यथाशीघ्र सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार ये एक नियोजित क्रय प्रक्रिया थी, जिसमें इन चरणों का उपयोग करते हुए नियोजित क्रय प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अब छोटे क्रियादेशों के संबंध में प्रक्रिया, अगर आदेश छोटे हो, क्वांटिटी में कम हो, उनके लिए कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। छोटे क्रियादेशों के संबंध में प्रक्रिया, प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू स्मॉल परचेज ऑर्डर्स। व्यवहार में निर्माण सामग्री को उनकी राशि के अनुसार आसानी से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, जिनकी कुल क्रय राशि बहुत बड़ी होती है तथा जिनका सामग्री कुल क्रय राशि में 90% हिस्सा होता है। ऐसी सामग्रियों में यंत्र, प्रत्यक्ष कच्चा माल आदि सम्मिलित है। द्वितीय, वे सामग्रियाँ जिनका सामग्री कुल क्रय राशि में बहुत कम हिस्सा होता है, अर्थात लगभग 10%। ऐसी सामग्रियों में परिचालन सामग्रियाँ, ऑपरेशनल सप्लाईज, मरम्मत की सामग्री आदि सम्मिलित होती है। ऐसी छोटी राशि की सामग्रियों के क्रय के लिए प्राय लंबी एवं व्यापक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। ऐसी सामग्री क्रय के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है: आवरण क्रियादेश और स्कंद रहित क्रियादेश। इसमें 2 प्रकार है। पहला है आवरण क्रियादेश, ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर्स। आवरण क्रियादेश एक ऐसा आदेश है जिसके अंतर्गत क्रेता अपनी छोटी मोटी सामग्री के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए क्रियादेश देता है। यह अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है। यह एक स्थायी आदेश के रूप में भेजा जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर के रूप में भेजा जाता है, जो एक निर्धारित अवधि के लिए होता है। ऐसा आदेश प्राय बहुत कम मूल्य की सामग्री के लिए ही दिया जाता है। क्रेता को जब भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, प्राय टेलीफोन, फैक्स आदि से ही आदेश दे दिया जाता है। कभी कभी सामग्री की आपूर्ति के लिए समय सारणी बना दी जाती है और आपूर्तिकर्ता उसी के अनुसार सामग्री आपूर्ति करता रहता है।
कभी कभी प्रति सप्ताह या प्रति माह एक निर्धारित दिन सामग्री की आपूर्ति के लिए भी स्थायी आदेश दे दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में सामग्री के लिए बार बार आदेश नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियादेश के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, कागजी कार्रवाई न्यूनतम रह जाती है। क्रेता विक्रेता दोनों के समय की बचत होती है। सामग्री के मूल्य में शर्तों पर बातचीत कर समझौता किया जा सकता है। फलतः कम मूल्य में लागत आसान शर्तों पर सामग्री प्राप्त की जा सकती है। छोटी छोटी सामग्री के स्कंद नियंत्रण में समय श्रम नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि स्कंद रहित या आवरण क्रियादेश में ये फायदा रहता है। दूसरा है स्टॉक रहित क्रियादेश, स्टॉकलेस बाइंग ऑर्डर। स्टॉक रहित क्रियादेश एक विशेष प्रकार का स्थायी आदेश है, जिसके अंतर्गत क्रेता एक निर्धारित अवधि तक सामग्री खरीदने का आदेश इस शर्त पर देता है कि स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह क्रियादेश निम्नलिखित बातों पर आधारित है। पहला, क्रेता आपूर्तिकर्ता को एक स्थायी क्रियादेश देता है, जिसके अनुसार वह एक निश्चित अवधि तक कुछ छोटी मोटी सामग्रियां खरीदेगा। आपूर्तिकर्ता क्रेता के टेलीफोन या अन्य प्रकार से संदेश मिलने पर आवश्यक सामग्री उसके संयंत्र पर पहुंचा देगा। अब माल पूछने के बाद भी आपूर्तिकर्ता ही सामग्री का स्वामी बना रहेगा तथा उसकी देख रेख करेगा और उसकी जोखिम उठाएगा। और तीसरा, आपूर्तिकर्ता एक निश्चित समय अवधि जैसे 1 माह के बाद उपयोग की गई सामग्री का बिल देगा, जिसका क्रेता भुगतान कर देगा। स्टॉक रहित क्रियादेश को प्रणालीगत क्रय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के क्रियादेश से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सामग्री का स्टॉक नहीं रखना पड़ता है, सामग्री में निवेश भी नहीं करना पड़ता है, सामग्री जोखिम भी नहीं उठानी पड़ती है और आवश्यकता के अनुसार तत्काल सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार स्टॉक रहित क्रियादेश के ये फायदे प्राप्त होते हैं। आवरण क्रियादेश तथा स्टॉक रहित क्रियादेश में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि आवरण क्रियादेश में सामग्री क्रेता के संयंत्र पर रहती है तथा सामग्री की जोखिम क्रेता ही को ही उठानी पड़ती है, किंतु स्टॉक रहित क्रियादेश में आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री आदेशानुसार संयंत्र पर पहुंचाई जाती है। संयंत्र पर सामग्री के उपयोग तक सामग्री की देखरेख का दायित्व भी आपूर्तिकर्ता का ही होता है। इस प्रकार नियोजित क्रय प्रक्रिया के नियोजित छोटी मोटी क्रियाओं के लिए नियोजित क्रय प्रक्रिया नहीं अपनाकर यह स्टॉक आवरण क्रियादेश और स्टॉक रहित क्रियादेश के अनुसार सामग्री प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।